तो आज हम लोग ओएनजीसी शेयर्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कोई यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। जिन्होंने बाई कर कर यहाँ पे रखा है उनको होल्ड करके चलना चाहिए या फिर अभी सेल करने का वक्त आ गया है। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे, लेकिन वो सब जानने से पहले एक बार हम लोग इसका न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ इसमें क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 डेज़ एगो का न्यूज़ है एमटी न्यूज़ वायर से कि गेल एंड ओएनजीसी सेल साइन एमओयू टू एक्सप्लोर इथेनॉल इंपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कुछ इंपोर्ट करने के लिए वो लोग देख रहे हैं। इंडियन इक्विटीज़, ठीक है, लॉग मार्जिनल गेन्स ऑन थर्सडे। ठीक है, एलएनटी टू बिल्ड प्रोसेस गैस का, ठीक है, फॉर ओएनजीसी कॉर्प। ठीक है, तो एज सच उतना कुछ खास यहाँ पे न्यूज़ तो अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट को सरप्राइज़ किया है कि नहीं किया है वो एक बार देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें ओएनजीसी ने मार्केट को सरप्राइज़ किया है। अर्निंग के केस में 1.86% और रेवेन्यू के केस में 366.16% के केस में ऑलमोस्ट 3 डिजिट का ये परसेंटेज है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। अब बात करें डिविडेंड की तो डिविडेंड का इसका एक्स डेट था फ्राइडे 16/5/24 को और अमाउंट जो था ₹4 के हिसाब से था और पेमेंट डेट कब होगा? संडे 10 मार्च 24 को, यानी हो चुका है ये। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल देखेंगे, फिर फंडामेंटल देखेंगे और उसके बाद एफआईआई, डीआईआई डेटा क्या कह रही है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मंथली टाइम फ्रेम से ही यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करते वक्त हम इसका मूविंग एवरेज हटा देते हैं ताकि एनालिसिस करने में आसानी हो। एक बात और यहाँ पे कि अगर आपका इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और उन सब के साथ शेयर करिए जो इस शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें मंथली टाइम फ्रेम पे तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसका स्ट्रॉन्ग जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जो निकल के आता है तो वो अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे एक तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और यहाँ पे अभी जो सपोर्ट एरिया वो बनकर आता है या फिर कहीं अगर पीछे देखें तो वो उसको रेजिस्टेंस एरिया कहा जाएगा। तो एक तो 226 के आसपास आया है और दूसरा जो है 208 कहें या फिर आप जो है इसको 200 के आसपास लेके चलिए। तो ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा बहुत मीन्स एक क्रूशियल एरिया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जो है, ठीक है, ओएनजीसी जो है तेजी से बढ़ा और बढ़ने के बाद इस लेवल पे आके रुका, फिर वहाँ से डाउन गया, फिर डाउन होने के बाद फिर से ये ऊपर उसी तरफ गया, लेकिन फिर वहाँ से रिजेक्ट होता है प्राइस, फिर ऊपर जाता है और फिर रिजेक्ट होके फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वहीं से रिजेक्शन दिखाता है, फिर ऊपर इसको क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद ऊपर जाता है, फिर अचानक से एकदम से यहाँ पे फॉल होता है। फॉल होने के बाद फिर ये वही उसी रेजिस्टेंस को फिर से रिस्पेक्ट करता है और फिर नीचे आता है, फिर सेम रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर नीचे आता है, अगेन वो सेम रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर वहाँ से फॉल होता है, फिर ये तोड़कर अभी जो है ये ऊपर ही गया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो एरिया, ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे जब तक उस एरिया में आके ट्रेड नहीं होता है कैंडल, तब तक यहाँ पे मैं शायद यहाँ पे बाई नहीं करूँगा। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से तभी बनेगी जब ये थोड़ा-सा और फॉल हो जाए और फॉल होने के बाद ये 226 के आसपास ट्रेड करे और मंथली क्लोजिंग जो 226 के ऊपर हो ग्रीन कैंडल में या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल बना दे, तब फिर वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद अब उसमें अपना टारगेट क्या होना चाहिए और उसके बाद स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी देखेंगे। तो टारगेट मेरे ख्याल से आपको फिर वो 226 पे आएगा और फिर जब बाउंस बैक करेगा ऊपर जाएगा तो फिर आपका टारगेट कम से कम 304 लेके आपको वहाँ पे चलना है मंथली टाइम फ्रेम पे और उसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए ₹150 के आसपास पे। तो स्टॉप लॉस आपका ₹150 रहेगा टारगेट 304 के आसपास रहेगा, 300 के आसपास रहेगा और ये तभी बाय करना है जब ये 226 को ऊपर क्रॉस करे, मंथली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनाया हुआ हो।
तो ये हो गई मंथली टाइम फ्रेम की बात। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो सबसे पहले ये ड्राइंग मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं फिर से यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रीसेट भी कर लेता हूँ और बात करते हैं हम। तो अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑफ कोर्स ये ठीक है, अप ट्रेंड में ही ये जा रहा है ना? और अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पे अगर इसका कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 193 के आसपास यहाँ पे निकल के आता है। तो इतना प्राइस ठीक है, फॉल होगा कि नहीं होगा ये अपने को भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फिर कहीं न कहीं आपको छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा यहाँ पे कप विद हैंडल टाइप का पैटर्न दिखेगा। कप टाइप का पैटर्न तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से आपको दिख ही चुका होगा। और अगर उससे भी नीचे अगर आप जाएँगे तो फिर वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं दोनों आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए, तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस जो है ठीक है, अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस यहाँ पे, अप ट्रेंड में जा रहा है। और यहाँ पे प्राइस जाने के बाद अब प्राइस रिवर्स होता है, नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद ये फिर से अप ट्रेंड में जाता है, वहाँ पे कुछ समय घूमता है, फिर नीचे आता है, फिर ये नीचे आने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर वो वहीं से फिर से रिजेक्ट होके फिर ऊपर जाता है। तो ये जो आपको दिखा एक ये वाला पार्ट, ये तो शोल्डर हो गया, नेक्स्ट वाला ये भी शोल्डर हो गया, और ये जो है ये आपका हेड हो गया। तो एक हिसाब से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, और जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो वहाँ से प्राइस जो है ऊपर ही जाता है, ये माना जाता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। तो ऑफ कोर्स इसने वही किया, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है ये ऊपर गया। ये ऊपर गया, और अगर आपको ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नहीं देखना है तो फिर अगर ये ऊपर वाला पैटर्न भी अगर हम लोग देखें ना, तो एक हिसाब से यहाँ पे कप इस हिसाब से यहाँ पे बना था, ऐसे कप बना था, और छोटा-सा यहाँ पे इसका ये हैंडल बन गया था, और उसके बाद ये फिर ये ऊपर ही गया, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ऑफ कोर्स बहुत ही पहले यहाँ पे पैटर्न बन चुका था, जब ये 200 को इसने जब क्रॉस किया, या फिर कहें कि जब इसने मीन्स 200 के आसपास, 180 के आसपास आया, फिर वहाँ से ये ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा रिटर्न दिया गया है। बट अभी के टाइम पे क्या अभी यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? और जिन्होंने इसको बाय करके रखा है, वो होल्ड करके चल रहे हैं, तो उनको एग्ज़िट कब करना चाहिए? ये सब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग टूल ये ड्राइंग जो भी किया है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाने का क्या, अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बता देता हूँ, और टारगेट कहाँ पे रखना चाहिए और एंट्री कहाँ पे करना चाहिए, सब बता देता हूँ। इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा हेल्प मूविंग एवरेज का, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट कर दी है, और मूविंग एवरेज मैंने जैसे ही प्लॉट किया, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो रेड कैंडल है, सॉरी, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है आपका 50 ईएमए का, 50 ईएमए का रेड लाइन है। और ये रेड लाइन को आप देखिए, ये जैसे ही ये ऊपर गया, ठीक है, ये रेड लाइन के, ठीक है, ये जैसे ही ऊपर गया और यहाँ पे आके जैसे सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस बढ़ा है, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, फिर जैसे ही ये 50 ईएमए के पास आता है, फिर से वहाँ पे रिवर्स करता है, और ये जो है अभी ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, अभी इस समय ये ऊपर ही जा रहा है। तो करना क्या है? तो करना यही है कि आप जो है, अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है, ये 21 ईएमए है, और ये जो रेड है ये कौन-सा है? ये आपका 50 ईएमए, और ये जो ब्लू है ये आपका 10 ईएमए है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हैं, तो अगर ये 250 के आसपास आके इस हिसाब का, इस तरह का ये अगर रिजेक्शन कैंडल देता है, ऊपर ही जाता है, तो फिर आप वहाँ बाय करके चलिए। और अगर वहाँ से ये डाउन होके अगर ये 21 पे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वहाँ से आप अगर वो रिजेक्ट करके ऊपर ही कैंडल शो करता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो फिर आप वहाँ से चल सकते हैं। नहीं तो अगर मार्केट में कुछ ठीक है, बहुत ही खराब हो गया और वो 50 ईएमए को आके रिस्पेक्ट करने लगा जो पहले करता था, वहाँ तक आ गया, तब तो भैया मतलब कि वहाँ से आप जो है इसको अच्छे से बाय करके चल सकते हैं। और वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस आपका फिर होना चाहिए 200 200 नहीं, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जाना चाहिए कम से कम, ये जो यहाँ पे लगाया गया है 173,
ये 170 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और तब तक आपको टारगेट मतलब तब तक आपको राइड करना है जब तक कि 50 ईएमए के नीचे ना आ जाए, ठीक है? या फिर 21 ईएमए के नीचे ना आ जाए, ठीक है? डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। क्या अभी अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पे ट्रेड करने का? तो मुझे तो अभी नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नज़दीक नहीं आया है किसी के, ना ही 10 ईएमए के नज़दीक आया, ना ही 21, ना ही 50 ईएमए। तो ये जब तक नज़दीक नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला। इसका रीज़न है मैं वो फंडामेंटल में बताऊँगा और एफआईआई, डीआई डेटा जब हम लोग वहाँ पे देखेंगे तब वहाँ पे हम लोग पता करेंगे ऐसा मैंने क्यों बोला होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी अभी नज़र आ रही है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर से मैं वही ईएमए वाला ही कैंडल ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए तो ये 50 डे ईएमए का रेड जो लाइन है वो 50 डे ईएमए है। तो जब 50 डे ईएमए पे आया, रेस्पेक्ट किया है, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया ही है, उसके बाद ये ऊपर ही गया है और अभी जो है कहीं न कहीं ये 21 ईएमए के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन वो रेड कैंडल में ट्रेड हो रहा है। अगर यही रेड कैंडल कल या परसों 21 ईएमए को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है, तो ऑफ कोर्स वो बाइंग पॉइंट होगी, अगर नहीं जाता है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे 50 ईएमए को। अगर 50 ईएमए को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो ऑफ कोर्स वो वहाँ पे कोई बाइंग नहीं बनता है और जिसने यहाँ पे अपना पोजीशन लिया है और होल्ड नहीं कर पाते तो फिर यहाँ से कुछ भी जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो देकर निकल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा 50 ईएमए का, 50 ईएमए को आके अगर ये रिस्पेक्ट करके ये ग्रीन कैंडल में ऊपर जाता है तो ऑफ कोर्स वो मेरा बाइंग पॉइंट होगा और बाइंग पॉइंट होने के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस कहीं न कहीं मेरा 225 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो है वो 50 ईएमए को राइट करना है वहाँ पे। टारगेट में यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता, बस 50 ईएमए को राइट करते जाना है। तो ये हम लोगों ने मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल में और देखते हैं कि फंडामेंटल में तो फंडामेंटल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ओएनजीसी अभी 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई लो इसका 285 146 हुआ है। ऑफ कोर्स लार्ज कैप है, 3,40,108 करोड़ का ये इसका मार्केट कैप है। अगर 1 ईयर का डेटा यहाँ पे ट्रेंड देखें तो ऑफ कोर्स ये अप ट्रेंड में है। 3 ईयर्स में भी अप ट्रेंड में है। 5 ईयर्स में अगेन ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। 10 ईयर्स में अप ट्रेंड है और 10 ईयर्स में अप ट्रेंड नहीं, ये ऑलमोस्ट अपने हाई को टच करने के लिए ठीक है, हो गया है, शुरू हो गया है। अब देखिए देना पड़ेगा ये टच नहीं करता है। ओके, सो ये है। अब हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है। प्रोस इसमें 3 से, कॉन्स सिर्फ एक ही है। तो पहले हम लोग प्रोस के बारे में देखते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.11 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो कि अच्छा है। स्टॉक जो है गुड डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है 4.17% के हिसाब से और स्टॉक जो है हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है, जो कि 22.2% के हिसाब से। कौन सिर्फ एक ही है कि इसका रिटर्न इक्विटी लो है 3 साल में, जो कि 13.9% है। नियर कंपैरिजन अगर करें तो ये अपने सेक्टर का लीडर है, फर्स्ट रैंक में आता है ओएनजीसी। इसका सेक्टर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है और इंडस्ट्री, ऑयल ड्रिलिंग और अलाइड सर्विसेज का है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट एक बार हम लोग यहाँ पे देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ थोड़ा सा ठीक है, भले ही इसने मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, ठीक है। 3 डिजिट में सेल्स को, रेवेन्यू को सरप्राइज किया है और सिंगल डिजिट में इसने अर्निंग को सरप्राइज़ किया है। बट यहाँ अगर इसका एक्चुअल क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो वो थोड़ा-सा निराश करता है अपने को। चलिए देख लेते हैं। सेल्स जो है इसका सितंबर में 146,874 था, जबकि अभी 165,569 है। ऑफ कोर्स सेल्स इसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28,255 से 20,024 हो गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका डिक्रीज़ हुआ है। पीबीटी अगर हम लोग देखें तो 22,187 से 14,560, ये भी डिक्रीज़ हो गया। नेट प्रॉफिट 16,553 से 10,748, ये भी डिक्रीज हुआ है। क्यू बेसिस पे सेल्स तो अच्छा है लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से तो अच्छा नहीं आया है। अगर हम लोग इसका वाई ओ वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका कंपैरिजन करें तो फिर यहाँ पे देखें तो दिसंबर 2022 में 169,213 था, जबकि अभी 165,569 है। यानी दिसंबर टू दिसंबर का एनालिसिस करें तो ऑफ कोर्स वहाँ पे सेल्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21,867 दिसंबर 2022 में था, जबकि अभी 20,024 हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1570 था, जबकि अभी 14,516 हो गया, यानी ये भी डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 11,665 से 10,748, ये भी डिक्रीज हो गया है। तो ओवरऑल फंडामेंटल फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा
नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। एक बार हम लोग एफआईआई-डीआई डेटा भी देख लेंगे, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन में आते हैं। तो एफआईआई-डीआई डेटा अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, तो प्रोमोटर्स 58.89% है, जो कि अभी भी सेम है। अब एफआईआई 8.38 से 9.20, एफआईआई यहाँ पे बुलिश हुए हैं, यहाँ पे उन लोगों ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। डीआईआई 19.58 से 18.73, डीआईआई यहाँ पे बेरिश हो गए और उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है। गवर्नमेंट सेम है 10.30, 10.30, पब्लिक 2.83 से 2.89% हुए हैं, वो उन लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ ये सब देखने के बाद एफआईआई-डीआई डेटा देखा, फंडामेंटल देखा और टेक्निकल देखा, तो उन सब से तो यही समझ में आता है कि अभी जो है यहाँ पे वेट करना चाहिए। जो मैंने आपको जिस लेवल पे बताया है, जो मूविंग एवरेज जिस हिसाब से बताया, उस हिसाब से वेट करिए। अभी यहाँ पे हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने बाय कर रखा है, ठीक है, आप होल्ड करके चलिए। और अगर कोई की मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है और आप ठीक है वहाँ पे वेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो भी प्रॉफिट लॉस है वो बुक करके निकलना चाहिए। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा अपना व्यू था जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि किसी के टिप्स, रिकमेंडेशन या फिर कॉल्स पे भरोसा नहीं करना है। ना ही मेरे टिप्स पे करिए, ना ही किसी और के टिप्स पे करिए। अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफ़ाई करके चलना है, और रिस्क को मैनेज करके चलना है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे शेयर मार्केट में कुछ किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। तो बस आज के लिए इतना ही, और हमने ओएनजीसी का ये कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। अब डिसीजन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अ, तो अगर वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।